गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज 25 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबों को एक सूचना, चंपारण आईएएस में मेंस क्लास भूगोल का क्लास उपलब्ध है, जो आप शाम में 6 बजे सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार को क्लास कर सकते हैं। डेमो क्लास के लिए भी आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ जीएस मेंस हेतु भी क्लास उपलब्ध है, जो शाम में 4 बजे क्लास चलती है। आज का पहला प्रश्न हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। जैसा कि पहला प्रश्न है, एशिया का संरक्षक किसे कहा जाता है? एशिया का संरक्षक के रूप में किसे पहचान किया गया है? तो इसमें ए बी सी डी में ऑप्शंस चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, मिनांडर और सम्राट अशोक है। तो इसमें ऑप्शंस होगा मिनांडर। इसे ही एशिया का संरक्षक कहा गया है। जैसा कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। मिनांडर जो था, ये भारतीय यूनानियों का प्रमुख था, यानी ये यूनान से आया था, यवन था ये। युद्ध में हार के बाद ये भारतीय चेतना से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु के संसर्ग में आकर बौद्धिस्ट हो गया और इसे राजा मिलिंद के रूप में भी जाना जाने लगा। इसको हराने वाला शासक था पुष्यमित्र शुंग। मिलिंद पनोह में मिनांडर और नागसेन का संवाद शामिल है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। महाविभास की रचना किसने की? तो महाविभास की रचना ये वसुमित्र ने किया था। वही वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था कुंडल वन में, कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। महाविभास एक बौद्ध से संबंधित विश्वकोश है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वसुमित्र जो ये रचना किया था, ये कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क के दरबारियों में अश्वघोष भी, चरक भी, नागा अर्जुन भी, संघरक्षक भी इत्यादि थे, जिसमें भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो था माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र लिखा गया था और इसमें सापेक्षता का सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण है। तीसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध इनमें से किस शासक से है? ये विजय सेन से है। बंगाल वाले शासक विजय सेन से संबंधित है देवपाड़ा अभिलेख। विजय सेन जो एक शैव धर्मी था, यानी शिव का अनुयायी था, वह सामंत सेन का पुत्र था। विजय सेन जो था सामंत सेन का पुत्र था। इसने कलिंग यानी उड़ीसा, कामरूप यानी असम और मगध को जीतकर बंगाल में मिला दिया था और देवपाड़ा अभिलेख में इन सभी सीमाओं में विस्तार करने का उल्लेख विजय सेन ने करवाया था। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस संग्रहालय में? बहुत आसान है, ये मैसूर संग्रहालय, ऑप्शन डी दीजिएगा। मैसूर यानी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक राज्य में है। अगला 5वां नंबर आते हैं प्रश्न पे। अग्नि का आविष्कार यानी आग का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में, जो 5 लाख से 50,000 बीसी के समय को कहते हैं, इसी में आग का खोज हुआ था। इस पाषाण काल में मानव जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता था, बल्कि घूमता फिरता रहता था, अस्थिर रहता था। इस काल में कुल्हाड़ी मिल चुका था, कुठार मिल चुका था, ये सब औजार के रूप में बना दिया था। प्रमुख स्थलों में थार, थार जो राजस्थान में है वही थार, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बेलन घाटी जो मिर्जापुर यूपी में है, इस पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। छठा नंबर प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से एक भी मुहर का साक्ष्य नहीं है ना? यानी कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुहर के साक्ष्य के लिए नहीं जाना जाता है? तो आलमगीरपुर, ऑप्शन ए दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है।
यहाँ से साच नहीं है। इसका खोज किया था आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। अगला 7वां नंबर प्रश्न है, वज्जी कितने राज्यों का संघ था? वज्जी ये 8 राज्यों का संघ था, जिसमें एक वैशाली भी था। यही वैशाली जो गंगा नदी पटना के उस पार में है, वैशाली, जहां विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। और आगे 8वां नंबर प्रश्न है, वानभट्ट किसके दरबारी थे? हम लोग सब जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हर्षवर्धन के दरबारी थे वानभट्ट। वानभट्ट के बारे में हम लोग और भी जाने। वानभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किया था, याद रखना है। हर्ष का जो काल है वो 606 से 647 तक है। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक के काल को हर्ष का काल माना जाता है। हर्ष स्वयं भी 2 लिखा था, 3 रचना लिखा था, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये तीनों हर्ष के द्वारा लिखा गया है। और हर्ष के समय में ही एक दरबारी मयूर सूर्य शतक की रचना किया था। और हर्ष के समय में ही ह्वेनसांग भी भारत में आया था, जो 629 में आया था और 645 तक भारत में रहा था। अगला है, हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? ये हमारा मिडाइवल इंडिया का प्रश्न। तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे, ऑप्शन दीजिएगा डी। एक और भी हसन निजामी के अलावे रहते थे, फक्र ए मुदब्बिर, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय लाहौर में मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में। बलबन नवरोज त्योहार आरंभ किया। नवरोज ये एक ईरानी त्योहार था। यह त्योहार कैसा था या कहाँ का था? तो ये ईरानी त्योहार था। बलबन एक ईरानी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था। इसने अपने को अफरासिया वंश का, अफरासिया याद रखना, अफरासिया वंश का बताता था। इसने एक पृथक विभाग, सैन्य संबंधी विभाग स्थापित किया था, दीवान ए अर्ज, याद रखना दीवान ए अर्ज। और इसने लौह रक्त की भी नीति को अपनाया था, सिजदा पैबोस नीति को भी अपनाया था। 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इला अंकित करवाया था? तो ये था MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन दीजिएगा डी। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इला खुदवाया था, लिखवाया था, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। सुल्तान जो है एक ईश्वर की छाया है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में साम्राज्य 23 सूबों में या प्रांतों में बटा हुआ था, ये याद रखना है। इसने अपने को उलुग खां की भी उपाधि लिया था। अगला है, दीवान ए अमीर, बहुत इंपॉर्टेंट, किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान ए अमीर कोही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित है, ये ऑप्शन दीजिएगा डी। दीवान ए कोही, सल्तनत काल में दीवान ए कोही का मतलब होता था कृषि विभाग। इसके अलावे मान ले यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशन, तो पेंशन विभाग को कहते थे दीवान ए इस्तिहाक। इसी प्रकार से दान विभाग को कहते हैं दीवान ए खैरात। राजस्व विभाग को कहा जाता था दीवान ए मुस्त खराज, सल्तनत काल में। 13 नंबर प्रश्न में आते हैं, कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था या दिया था? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हरियाणा के पानीपत में लड़ा गया था। 14 नंबर प्रश्न में आते हैं, किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? किसने बोधि मंदिर के बारे में बताया था? तो ये कनिंघम बताया था, कनिंघम। 15 माते निम्न में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना की थी? वर्ण रत्नाकर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी ज्योतिरीश्वर वर्ण रत्नाकर। 16 नंबर प्रश्न में आते हैं, ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर है? फल्गु नदी। गया ऐसे भी हम लोग जानते हैं फल्गु नदी के किनारे है। अभी एक नीतीश कुमार का निर्णय है कि फल्गु नदी में 3 फीट जल हमेशा बहाया जाए या रखा जाए, जिससे
पिंडदानियों को सुविधा प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? 17 नंबर। तो ये कौशल क्षेत्र में श्रावस्ती में बना था। कौशल क्षेत्र जो अयोध्या का फैजाबाद का क्षेत्र है, वहीं पर कौशल क्षेत्र, याद रखना है, कौशल क्षेत्र। कौशल क्षेत्र में अंगुलीमाल डाकू जो है बुद्ध का शिष्य बन गया था। चलिए, इसके अनुसार यहाँ देखिए दिया हुआ है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कौशल क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र में श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी और यहाँ का प्रसेनजीत राजा था। 18 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दिगंबर, जैन धर्म में दिगंबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिगंबर का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भोजन करना आवश्यक नहीं मानता है, ज्ञान ही उसका भोजन हो जाता है और शरीर त्याग देता है। सुंग वंश के शासन काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सुंग वंश, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश का शासन आता है, जो किस पुष्य मित्र सुंग ने इसकी स्थापना किया था बृहदरथ की हत्या करके 185 बीसी में। तो इसमें चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये आप जानिए कि इसमें से जो भी ऑप्शन है, धारण, पुराण, टंका, धरा, ये सब नहीं था। ऑप्शन ई दे दीजिए। अब आप जानिए, प्राचीन काल में जो सिक्के थे उसमें से चांदी के सिक्के को करसापन कहा जाता था। करसापन, ये था चांदी का सिक्का। इसके अलावा स्वर्ण के सिक्के को निष्क कहते थे। स्वर्ण का सिक्का को निष्क कहा जाता था। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किनका कथन है उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर आए थे? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन दीजिएगा ए 20 में। चलिए हम लोग 21 में चलते हैं। प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा, पश्चिम चंपारण में एक जगह है मुरली भरवा, इसलिए उस समय चंपारण था, अब हो गया पश्चिम चंपारण। आंसर 21 का ए दीजिएगा। इनके कहने पर, बुलावे पे ही गांधी जी चंपारण आए थे। चलिए अगला है, पागल पंथ या पागलपंथी की स्थापना किसने किया? ये करमशाह के द्वारा किया गया था बंगाल में। इसकी स्थापना 1825 ईस्वी में उत्तरी बंगाल में करमशाह के द्वारा किया गया था। 23 नंबर प्रश्न में आते हैं, मैडम कामा ने, भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में इन्होंने फहराई थी मैडम भिखाजी कामा ने। 24 नंबर प्रश्न में आते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में, चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट आया था भारत में। कहा जाता है कि बढ़ती हुई भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए भारत में द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट अथवा रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में लाया गया था। इसे बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील वाला कानून भी कहा गया है। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह से ही राष्ट्रीय नेता के तौर पर गांधी जी उभर गए थे और गांधी जी को यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जो मुरली भरवा के थे, इनको आमंत्रित कर कर लाए थे। 26 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928, ऑप्शन दीजिएगा बी। कहा जाता है साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को तथा 3 फरवरी 1928 को बंबई आया। नवंबर 27 में गठित हुआ ब्रिटेन में और 28 में बंबई पहुंचा। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश लोग में ही थे, अतः इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है, व्हाइट कमीशन। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। भारत के वायसराय थे उस समय इरविन। भारत में इस कमीशन का काफी विरोध भी हुआ था। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन लोगों के मध्य या किन किन
शासकों प्रशासकों के मध्य लड़ा गया था? तो ये ऑप्शन दीजिएगा ए, अंग्रेजों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के ही प्रभावित था। ये मतभेद के वजह से ऑस्ट्रिया जो यूपी जो यूरोप में ऑस्ट्रिया है उसको वहां के उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों में ठानाठानी हो गया था, फ्रांसिस और ब्रिटेन के लोगों के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में आरंभ होता है। और कहा जाता है कि इन दोनों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुआ, और उसके बाद एक वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, और फ्रांसीसी सेना पराजित हो गया और कर्नाटक युद्ध समाप्त भी हो गया। 27 के बाद आइए 28 में, सती प्रथा पाबंदी किसने लगाया था? सती प्रथा पर जो पाबंदी है विलियम बेंटिंग ने लगाया था। ऑप्शन दीजिएगा सी। हम लोग जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत में वायसराय के रूप में रहा था। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए, जिसमें सती प्रथा भी। इसके बाद आप और भी जानेंगे, 1829 में सती प्रथा अंत हुआ, और 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा भी अंत कर दिया गया। और 1833 में जब चार्टर्ड एक्ट आया भारत, तो इसमें अब विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए बंगाल के गवर्नर जनरल से। और इन्हीं के समय में मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति अपनाई गई। मैकाले को भारत में कानून के वर्गीकरण के लिए भी जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न में आते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में। ऑप्शन दीजिएगा डी। 30 नंबर प्रश्न, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह? 31 नंबर प्रश्न आते हैं, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? बहुत आसान, गांधी जी। सी ऑप्शन दीजिएगा सी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 ईस्वी को हरिजन सेवा संघ की स्थापना एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया था, जहां गांधी जी का रहने का आवास था। इसका पहले नाम जो दिया गया था अस्पृश्यता निवारण संघ, और इसके पहले अध्यक्ष थे उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला। 32 नंबर प्रश्न में आते हैं, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो ये 1789 में रोक दिया गया था। याद रखना है, लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। भारत में लॉर्ड कार्नवालिस का रहने का जो काल है वो 1786 से 93 के बीच में, और 1789 में बंगाल से दासों को निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? जो पेशवा उपाधि था मराठों में, इसको 1818 में समाप्त कर दिया गया था। थोड़ा सा जानकारी है इसमें। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में लड़ा गया था, अंग्रेजों और मराठों के बीच में। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के वायसराय थे, और या गवर्नर जनरल थे जो बोल ले। और इसके समय में पेशवा बाजीराव द्वितीय को चुनौती मिला, और इसे हराकर कानपुर के निकट बिठूर में निर्वासित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और अंततः 1818 में पूना में भी अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गया, और मराठा संघ समाप्त हो जाता है, साथ ही पेशवा पद भी समाप्त हो जाता है। बाजीराव द्वितीय को अंतिम पेशवा के रूप में जाना जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बहुत आसान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था। 12वां कांग्रेस अधिवेशन 1896 ईस्वी में कोलकाता में हो रहा था, उसी समय वंदे मातरम गाया गया था।
अगला और लास्ट 35 नंबर प्रश्न हिस्ट्री का, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। ऑप्शन दीजिएगा बी। राजा राम मोहन राय 1814-15 ईस्वी में आत्मीय सभा तथा 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। याद रखेंगे, आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक का विमोचन किया था या लिखा था। इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था। इसने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। इस प्रकार से हिस्ट्री समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। चलिए, ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है, नेपाल से बिहार के कितने जिलों का सीमा निर्धारित होता है? तो नेपाल, ये भाग नेपाल है और ये बिहार है ना, ये बिहार है, ये यूपी है। तो यहाँ कितना सीमा है, यही नेपाल है। तो इसमें आंसर दीजिएगा सी, 7 जिला। बिहार और नेपाल के साथ में जो सीमा लगता है उसमें बिहार के 7 जिले हैं। याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इसके बाद सुपौल है 4, सुपौल के बाद मधुबनी है, अररिया है और किशनगंज है। 37 नंबर प्रश्न में आते हैं, बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी अंतिम रूप से बहते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। तो ये ऑप्शन ए होगा, कटिहार। चलिए, अगला प्रश्न, इनमें से किस एक जिला में हल्की लाल मिट्टी पाई जाती है? तो जो झारखंड से सटा हुआ है वहीं पे होगा, नवादा। ऑप्शन दीजिएगा बी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। भीम बांध ये मुंगेर में है, ब्रह्मयोनी पर्वत ये गया में है, गिद्धकूट पर्वत ये नालंदा के राजगीर में है, रानीगंज अभ्यारण्य ये अररिया में है। तो इस प्रकार से इसको मिलान करने पर ऑप्शन सी आता है। ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में वायुयान निर्माण इनमें से किस एक शहर में होता है? तो ये बंगलुरु। ऑप्शन ए, HAL यही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अगला प्रश्न, भारत में पहला आधुनिक एल्युमिनियम उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो ये JK नगर आसनसोल में लगाया गया था, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, भारत में सेलखड़ी का उत्पादन करने वाला कौन एक राज्य इनमें से नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़ में सेलखड़ी का उत्पादन नहीं है। अगला प्रश्न, बुक्सा बांध जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बुक्सा है। 43 का ऑप्शन दीजिएगा सी। 44 है प्रश्न, छोम बांध किस नदी पर स्थित है? तो छोम बांध कृष्णा नदी पर। याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर, महाराष्ट्र में छोम बांध है। अगला 45 नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है? 45 का ऑप्शन दीजिएगा 20 डिग्री से अधिक होता है। ऑप्शन दीजिएगा 20 डिग्री से अधिक। अगला है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? बहुत आसान, महेंद्रगिरी 1501 मीटर, 1501 मीटर, और ये है उड़ीसा में। अगला है 47 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक के तलहटी में पाया जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसमें भाबर दीजिएगा, कंकड़ पत्थर पथरीला क्षेत्र, पेबल्स क्षेत्र को हम लोग भाबर के रूप में जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 48 नंबर, सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन है? याद रखिएगा, शनि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, संपूर्ण पृथ्वी कितने समय जोन में विभाजित है? तो 24 जोन में विभाजित है। 24 के बाद 25 में आइए, डाइक का निर्माण होता है। तो डाइक जो है वो धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से डाइक का निर्माण होता है। इस तरह से जो सील जम जाए नीचे मैग्मा से, तो इसी को डाइक कहा जाता है। तो आंसर होगा लावा से। ऑप्शन दीजिएगा डी। 50 के बाद आते हैं 51 नंबर में, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा किस महासागर में चलता है? नाम से ही स्पष्ट हो गया, पेरू या हम्बोल्ट। तो इसमें आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक, जी नहीं,
पेरू है, ये चिली पेरू दक्षिण अमेरिका में है यहाँ, है ना, यही है पेरू। तो ये हो जाएगा प्रशांत, तो है ही नहीं ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, इनमें कौन रात्रि में चलने वाला मौसमी पवन है? रात में, तो रात में स्थल समीर समुद्र की ओर चलता है, पर्वत समीर पर्वत से घाटी की ओर चलता है। ऑप्शन दीजिएगा ई, यानी ए और बी होगा इसका ऑप्शन, ए और बी दोनों सही होगा। 53 में आते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? न्यून, छोटा, उप, उपभू। ऑप्शन दीजिएगा उपभू। पेरिजी, इंग्लिश में बोलते हैं PERIG, पेरिजी। और अगला प्रश्न है, मिस्ट्रल ठंडी हवाएं कहाँ प्रवाहित होती है? तो मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में चलता है। ऑप्शन दीजिएगा ए, 54 का ए दीजिएगा, फ्रांस। मिस्ट्रल फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। 54 के बाद आइए 55 में, इनमें किस वायुमंडलीय परत में हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता पाई जाती है? तो सबसे बाहरी भाग में, एक्सोस्फेयर में, या सी दीजिएगा, वायुमंडल में पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला 55 के बाद आइए 56 में, अब हम लोग आ गए इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। 56 में आते हैं, कहता है कि निम्न में से किस वाद में, है ना, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती वाद में दिया था ये। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे? यही होगा, ऑप्शन दीजिएगा बी। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी में। अगला है 58 नंबर प्रश्न में, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 58 के बाद आइए 59 नंबर प्रश्न में, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया है? बहुत आसान, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। आप सबों को मेरा कहना है कि वीडियो देखने के बाद इसे अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी लाभ मिल सके और हमें भी लाभ मिल सके। चंपारण IAS आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि इसे दूसरे ग्रुप में भी शेयर कीजिए। 60 नंबर प्रश्न में आते हैं, इनमें से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक समय के लिए रहा है? तो इसमें देखिए सभी पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने मंत्री हैं, तो इसमें जगजीवन राम, ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला प्रश्न, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2017 के अनुसार सामाजिक न्याय समिति के क्या कार्य हैं? 61 में, और सामाजिक न्याय समिति के कार्य के रूप में इनमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सॉरी, इनमें हाँ, सामाजिक कार्य के रूप में महिला एवं बच्चों का कल्याण दिया हुआ, ये भी सही है। SC ST और कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन, SC ST और कमजोर वर्गों का अन्याय और शोषण से बचाव, 60 वर्षों से ऊपर A to Z, ऑप्शन दीजिएगा ई, सभी कार्य। 62 में संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, 62 नंबर, और ये दल बदल से है, और दल बदल का वर्णन 10वीं अनुसूची में भी है। 63 नंबर आता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, केवल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा में। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है उल्लिखित है 64 में, और इसे 64 नंबर प्रश्न में, इसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, जो दोनों बना सकती है, केंद्र में राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 65 नंबर, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और इस प्रकार से इंडियन पॉलिटी भी समाप्त हुआ और आज का सॉल्यूशन क्लास यहीं तक। आप सबों को एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, कोई भी सूचना लेना हो चंपारण IAS से तो 91 28 13
2320 पर कॉल कर सकते हैं। मैं कुमार जय सर। आज का क्लास यहीं तक।